ज़ैगम शाम में ऑफिस से घर आया तो उसे शिमरोज़ जुतई से रुशाने के जाने का इल्म हुआ। एक अजीब उदासी की कैफियत उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। शिमरोज़ जुतई भी बिल्कुल खामोश था और शाम से ही अपने कमरे में मौजूद था, जबकि ज़ैगम टेरेस में खड़ा सिगरेट के धुएं से मड़कोले बना रहा था। वो अपनी दिली कैफियत को खूब समझता था, मगर अब उसे अपने दिल को समझाना था, दिल में बरपा शोर को दबाना था। वो अपना दिल हार बैठा था ऐसी चीज़ पर जिसकी हसूल की ख्वाहिश नामुमकिन थी। सिगरेट का टुकड़ा फर्श पर फेंक कर उसे जूते से मसलता हुआ वो शिमरोज़ जुतई के कमरे में उससे बात करने के गर्ज से आया। चाचू, चाचू क्या हुआ, प्लीज़ बताएं मुझे, सब ठीक है ना? ज़ैकम ने शमरोज़ जुतई के कमरे में आकर उसे रोता हुआ देखा तो एकदम परेशान हुआ। उसका ध्यान रिमशा और बच्चों की तरफ गया। वो रो रही थी। ज़ैकम बहुत उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे बचा लो, मगर मैं बेबस था। उसे तैमूर खान ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं सका। शमरोज़ जुतई आंसू से तर चेहरा साफ करता हुआ ज़ैकम को बताने लगा। मतलब रोशी को ड्राइवर नहीं लेकर गया, यहाँ तैमूर खान आया था सुबह। ज़ैकम आंखों में हैरत लिए शमरोज़ जुतई से पूछने लगा। वो बहुत खौफज़दा थी। ज़ैकम, तैमूर खान का रवैया उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने रुशाने पर हाथ भी उठाया। रुशाने बहुत मासूम है ज़ैकम, न जाने अब उस बच्ची के साथ वहाँ क्या सलूक किया जाए। शमरोज़ जुतई ने जैसे ज़ैकम की बात सुनी ही नहीं थी, वो बस अपनी ही बात बोले चला जा रहा था, जबकि शमरोज़ जुतई की बातें सुनकर ज़ैकम के अंदर की बेचैनी मज़ीद बढ़ने लगी। तैमूर खान ने रुशाने पर हाथ उठाया, ये सोच ज़ैकम का खून खौलाने लगी। काफ़ी देर होने के बाद अब उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, मगर अपने बेड पर लेटी हुई वो मुसलसल सिसक रही थी। तैमूर खान ने उसे हवेली में लाकर बहुत बुरी तरह मारा था। उसके चेहरे पर मारे गए थप्पड़ों से रुशाने के गाल अभी तक जल रहे थे। बाजू और पेट पर मारी गई लातों से उसके पूरा जिस्म में उड़ता हुआ दर्द का एहसास अभी भी ताज़ा था। उसके बराबर में बेड पर बैठी हुई ज़रीन मुसलसल अपनी आंखों से नमी साफ करते हुए रोशी के बालों में उंगलियां फेर रही थी। गालों पर तो उंगलियों के निशानात ज़री के भी वाज़ेह नजर आ रहे थे, लेकिन कमरे में मौजूद रुशानी या ज़ाले किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह ज़रीन से कुछ पूछती, मगर वो दोनों ही जानती थी ये काम कुबरा खातून के अलावा और किसी का नहीं हो सकता था। ज़रीन के सामने बैठी हुई ज़ाले अभी भी शौक की कैफियत में रुशाने को सिसकता हुआ देख रही थी। उसे थोड़ी देर पहले कुबरा खातून के हुक्म से उसकी खाला के घर से वापस हवेली में बुलाया गया था, मगर यहाँ पहुंचकर उसे अंदाज़ा हुआ था कि हवेली में क्या तूफान आ चुका है। ज़ाले को रह रहकर तैमूर खान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो इस वक्त हवेली में मौजूद होता तो ज़ाले उसका दिमाग दुरुस्त कर देती। उसने कल ज़ाले से झूठ कहा था कि वो रुशाने को पसंद करता है, क्योंकि चाहे जाने वालों के साथ ऐसा सलूक किया जाए वो मान ही नहीं सकती थी। कब तक यूं ही सिसकती रहोगी रोशी? आंखें बंद कर लो ताकि गोली असर कर सके। ज़रीन रुशाना की खुली हुई आंखें देखकर बोली। ज़रीन के कहने पर ही थोड़ी देर पहले ज़ाले ने उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाकर नींद की गोली दी थी, ताकि नींद उसके हवासों पर हावी हो जाए, जिसमें उड़ता हुआ दर्द ज़्यादा महसूस ना हो। नींद की गोली क्यों दी आपने मुझे? जो खबर आपने मुझे सुनाई है उससे बेहतर ये तो ये है आप मुझे सीधा सीधा जहर दे देती। ताई माँ, मुझे खान से शादी नहीं करनी है, वो मुझे मार डालेंगे। खौफ आता है मुझे उनको देखकर, खुदा का वास्ता है मुझे उनसे बचा ले। रुशानी उठकर बैठी थी। ज़रीन के दोनों हाथ पकड़कर बोलती हुई एक बार फिर रोने लगी। रुशाने को रोता हुआ देखकर ज़रीन न सिर्फ उससे नज़रें चुराने पर मजबूर थी, बल्कि वह ज़ाले से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। ज़ाले खामोशी से रुशाने को रोता हुआ देख रही थी। वो रुशाने के रोने से उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगा सकती थी। शायद इस हवेली में बसने वाली हर औरत ही बेबस थी, सिवाय कुबरा खातून के। साले खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि ज़रीन रुशाने को बेड पर दोबारा लिटाकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। सुबह 5 बजे का वक्त है जब ज़रीन की आंख खुली। शायद कोई बाहर का दरवाज़ा बजा रहा था। सारे मुलाजिम तो 6 बजे तक आते थे। ये कौन था जो इस वक्त आया था? शायद तैमूर खान। वो अपने बराबर में सोए हुए इस्माइल खान पर नज़र डालकर चादर अपने गिर्द लपेटते हुए कमरे से बाहर निकली। सभी अपने कमरों में सो रहे थे। हॉल को बोर करके वो बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए निकली। कौन? सामने खड़े अनजान चेहरे को देखकर ज़रीन उसको पहचान नहीं पाई, तभी उससे पूछने लगी। ज़ैकम जतोई। ज़ैकम और शमरोज़ जतोई दोनों ही रात हवेली में पहुंचे थे। इन दोनों ने ही हवेली में अपने आने का मकसद नहीं बताया था। शमशेर जतोई, फिरोज़ जतोई और कशमाला इन दोनों को देखकर बहुत खुश थे, मगर सारी रात ज़ैकम की बेचैनी में गुजरी। रुशाने का चेहरा बार बार उसकी नज़रों में घूम रहा था, इसलिए वो अंजाम सोचे बिना, सुबह का इंतज़ार किए बिना यहाँ चला आया। क्या करने आए हो यहाँ? तुम्हें मालूम है तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे सार रोशनी को भी खतरे में डाल सकता है। खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ। ज़रीन उसको पहचान गई थी। शमशोर जदोई का पोता जो रुबाब के मरने से पहले यहाँ आया था, वही जिसने मोबाइल पर उससे बात की थी। ज़रीन ज़ैकम को यहाँ देखकर घबराती हुई बोली, मेरा यहाँ आना रोशनी को खतरे में डाल सकता है या फिर वो अभी भी खतरे में है? चाचू ने मुझे बताया था तैमूर खान उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। मुझे रोशनी से मिलना है। इसे देखकर उसे बात करके ही मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। ज़ैकम खुद भी ज़रीन को पहचान गया था। वो फैसला कुन अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर ज़रीन परेशान हो गई। तुम होश के नाखून नो खुदारा, जानते भी हो क्या कह रहे हो? आज शाम निकाह है तैमूर और रोशी का। बचपन से पसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। तैमूर ने अगर इस पर गुस्सा किया है तो अपना हक समझ कर बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है।
یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ تم خود بھی جانتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے خدارا۔ زرین ڈرتی ہوئی جلدی جلدی بول رہی تھی، اسے ڈرتا یہاں کوئی آ نہ جائے، اگر تیمور خان کو زیغم کی یہاں موجودگی کا علم ہو جاتا تو غضب ہی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں خاندانوں میں ایک بار پھر لڑائی کا آغاز شروع ہو، اس لیے اس نے ساری باتیں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ تیمور اور روشانے کی بچپن کی پسندیدگی کا جھوٹ بولا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ زیغم کا یہاں روشانے کے لیے چلے آنا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی، جبکہ زرین کے منہ سے تیمور اور روشانے کے نکاح کی خبر سن کر زیغم ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ اس بات کے سنتے ہی زیغم کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بنا کوئی دوسری بات کیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ یہاں پر سوچ کر آیا تھا اگر روشانے اس کے ساتھ چلنے کی ایک بار بھی ہمیں بھری تو اسماعیل خان اور تیمور خان سے تو کیا اپنے گھر والوں سے بھی اس کے لیے لڑ جائے گا۔ اپنی گاڑی میں واپسی کا سفر وہ بہت تیزی سے کر رہا تھا، یہی سوچتے ہوئے کہ شام تک وہ شمروز جتئی کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو جائے گا، جس کے لیے وہ یہاں پہنچا تھا وہ آج کسی اور کی ہو جائے گی، تو اب روشانے سے بات کرنے کا کیا جواز بنتا تھا۔ معلوم نہیں خان بس صبح کے وقت میری ان گناہگار آنکھوں نے شمشور جتئی کی پوتے کی گاڑی آپ کی حویلی کے پاس دیکھی، چادر میں لپٹی ہوئی بی بی جی کو اس سے بات کر کے واپس حویلی کے اندر جاتے دیکھا۔ معلوم نہیں چھوٹی بی بی تھی یا بڑی بی بی، میں اندازہ نہیں لگایا، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کی مار مجھ پر پڑے۔ دوپہر میں جب تیمور خان حویلی آئے تو اس کے وفادار نے تیمور خان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی آنکھوں دیکھا حال تیمور خان کو بتایا، جسے سن کر تیمور خان نے جبڑے بھینچے اور قہر برساتی نظروں سے روشانے کے کمرے کا بند دروازہ دیکھا، مگر روشانے سے وہ ساری معلومات رات میں اپنے کمرے میں لے گا جب وہ اس کی بیوی بن چکی ہوگی، لیکن اس وقت اسے زیغم جتوئی سے حویلی آنے کا مقصد پوچھنا تھا۔ تیمور خان اپنی پسٹل لے کر گھر سے نکل گیا۔ آج شام نکاح ہے تیمور اور روشی کا، بچپن سے پسند کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو۔ بار بار انہی لفظوں کی تکرار اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگاتا ہوا اندر ہی اندر خود بھی سلگ رہا تھا۔ زرین کے یہ جملے صبح سے ہی اس کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے، جو اسے اندر ہی اندر جلا کر راکھ کیے دے رہے تھے۔ آہٹ کی بات پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ تیار نہیں ہوئے تم؟ میں نے بتایا تو تھا شام میں ہمیں سردار اسماعیل خان سے ملنے جانا ہے۔ ویسے تو میں نے اس سے موبائل پر بات کر لی، اس نے ٹھنڈے دماغ سے نہ صرف میری بات کو سنا بلکہ سمجھا بھی ہے کہ روشانے بے قصور ہے۔ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اسے ہمارے پاس رکنا پڑا، وہ بھلا آدمی ہے، اپنے باپ سردار اکبر خان کی طرح، اس لیے آرام سے میری بات سمجھ گیا۔ شمروز جتئی زیغم کے کمرے میں آتا ہوا اسے بتانے لگا، ساتھ اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب جب اس سردار اسماعیل خان ساری بات سمجھ ہی گیا ہے تو اسے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واپس شہر جانے کا ارادہ نہیں آج آپ کا؟ زیغم ہاتھ میں موجود سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسلتا ہوا شمروز جتئی سے پوچھنے لگا۔ شمروز جتئی نے ایک نظر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا ایش ٹرے دیکھا، پھر اپنے سامنے کھڑے اجاڑ ویران سے حالت میں اپنے بھتیجے کو۔ موبائل پر تو صرف اسماعیل خان کی غلط فہمی دور کی ہے، جبکہ اسماعیل خان کے پاس میں کسی خاص مقصد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ بات تمہارے ہی فائدے کی ہوگی، اگر تم ساتھ چلو گے تو اچھا ہوگا۔ شمروز جتئی ذو معنی انداز میں بولا۔ وہ کل رات سے ہی زیغم کی کیفیت دیکھ رہا تھا، جو اسے پوری کہانی بآسانی سمجھا رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ زیغم کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کا انتظار کرنے لگا، مگر زیغم ابھی بھی خاموش کھڑا اسے ویسے ہی شمروز جتئی کو دیکھ رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد روشی کا اسماعیل خان کے بیٹے تیمور خان سے نکاح ہے چاچو، آپ کا وہاں پر کسی مقصد کے لیے جانا اب صرف بے مقصد ثابت ہوگا۔ تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھ کر آتا ہوں، ورنہ جاتے وقت وہ شکوہ کرتی ہیں کہ میں انہیں ٹائم نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہمیں واپسی کے لیے نکلنا چاہیے۔ شاید اس کی دلی کیفیت سے شمروز جتئی کا آگاہ ہو گیا تھا، اس لیے زیغم روشانے اور تیمور خان کے نکاح کے بارے میں شمروز جتئی کو آگاہ کرتا ہوا کشمالہ کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ روشانے کے نکاح کی خبر سن کر شمروز جتئی ہکا بکا رہ گیا۔ شمروز نے بتایا کہ رباب کی بیٹی 2 دن شہر میں تم لوگوں کے پاس رہی۔ زیغم کے کمرے میں آتے ہی کشمالہ اسے پوچھنے لگی۔ شمروز جتئی یہ بات فیروز جتئی کو بتا رہا تھا، تب کشمالہ نے سنا۔ جی۔ زیغم نے پہلے چونک کر کشمالہ کو دیکھا، پھر مختصر سا جواب دے کر صوفے پر کشمالہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ضرورت تھی بھلا جوان جہان لڑکی کو گھر میں رکھنے کی، جبکہ رمشا اور بچے بھی گھر میں موجود نہیں تھے؟ کشمالہ منہ بنا کر بڑبڑائی۔ ماں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جوان جہان لڑکی کوئی غیر نہیں تھی، دوسری بات یہ کہ چاچو نے اس کو شوقیہ نہیں روکا تھا، نہ ہی وہ خوشی خوشی خود رکی تھی۔ میرے خیال سے آپ کو سارے واقعے کی معلومات ہوگی، اس لیے دوبارہ ساری بات کو دہرانا بالکل بیکار ہے۔ جب اس کی ماں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ روشانے وہاں رکی تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کی ماں نے پوری بات معلوم نہ کی ہو۔ تبھی زیغم چڑھتا ہوا بولا، خوبصورت ہوگی اپنی ماں کی جیسی؟ کشمالہ زیغم کو دیکھتے ہوئے تجسس بھرے انداز میں سے پوچھنے لگی۔ زیغم کشمالہ کو دیکھنے لگا، نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ بالکل افو کی جیسی ہے، یہ شاید ان سے بھی زیادہ خوبصورت۔ روشانے کا چہرہ ذہن میں لا کر وہ اعتراف کرتا ہوا بولا، لچھن پھر اپنی ماں کے جیسے ہوں گے۔ زیغم میں تجھے بتا رہی ہوں۔ کشمالہ بولنے ہی لگی تھی، تب ایک دم زیغم غصے میں صوفے سے اٹھا۔ کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں یہاں آپ کے پاس بیٹھوں کہ نہیں؟ کسی کا کردار کیا ہے، کسی کے لچھن کیا ہیں، آپ خود سے اندازے لگانا بند کر دیں ماں، وہ کسی دوسرے کی عزت بننے والی ہے، بخش دیں اس کو۔
ज़ैगम गुस्से में कशमाला को बोलता हुआ उसके कमरे से निकल गया। न जाने उसे क्यों इतना गुस्सा आ गया था, या फिर उसे डर था उसके दिल का चोर शमरोज़ जदई के अलावा कोई और भी ना पकड़ ले। जबकि कशमाला को अपने बेटे को रुबाब की बेटी की दिफा में बोलता देखकर खौफ महसूस हुआ, मगर जब उसने सुना कि वो लड़की किसी और की जिद बनने जा रही है, तब कशमाला के अंदर इत्मीनान उतर गया। उस अनदेखी लड़की से कशमाला को खौफ इसलिए लाहक हो गया था क्योंकि वो रुबाब की बेटी थी। आज उसे ज़ख्म 18 साल पहले वाला ज़ख्म लगा, जैसे बचपन में रुबाब के जाने पर अफसरदा हो गया था और कई दिनों तक बीमार रहा था। बिल्कुल आज वैसे ही ज़ख्म का चेहरा चीख चीख कर उसके बचपन वाली हालत की निशानदेही करता रहा था। वो एक बार फिर टूट जाता जैसे रुबाब के जाने पर टूटा था। तब तो वो बच्चा था, शिमरोज़ जुतैन उसे संभाल लिया था, मगर अब वो ज़ख्म को कैसे संभालता। वो ज़ैगम की आंखों में रुबाब की बेटी के लिए पसंदीदगी वाज़ेह तौर पर देख चुका था। जिस तरह हमारी इंशार उसे रुबाब की बेटी के बारे में अपनी पहली मुलाकात बता रहा था, शिमरोज़ जुतई ज़ैगम के अंदाज पर तभी चौंक गया था। शिमरोज़ जुतई उसकी पसंद से क्यों नहीं आगाह होता। रुबाब के बाद ज़ैगम उसी से अटैच हो गया था, और क्या ही अच्छा होता अगर रुबाब की बेटी ज़ैगम की बीवी के रूम में हवेली में आ जाती। उसने रुशाने को भी तो ज़ैगम के कमरे में उसकी तस्वीर को देखते हुए देखा था। शिमरोज़ जुतई ड्राइविंग करता हुआ सारी बातें सोचने लगा। वो इस वक्त सरदार इस्माइल खान की हवेली से मिलने जा रहा था। सरदार इस्माइल खान माकूल इंसान था, वो इसको बात को समझता। अगर ना भी समझता तो वो उसके आगे मिन्नतें कर लेता। ज़ैगम उसकी औलाद के जैसा था, वो इतना तो ज़ैगम के लिए कर सकता था। इस तरह रिश्ते से दोनों ख़ानदान की दुश्मनी ख़त्म हो जाती, जो कि बरसों से चली आ रही थी। शिमरोज़ जुतई का कार ड्राइव कर रहा था, तब उसकी गाड़ी के आगे तैमूर खान की गाड़ी आकर रुकी और तैमूर खान अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आया। ये हमारा इलाका है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तैमूर खान शिमरोज़ जुतई से पूछता हुआ अपने हाथ में मौजूद पिस्टल को देखने लगा, जो कि उसने अपने रोब झाड़ने के लिए पकड़ रखी थी। तुम्हारा बाप तुम्हारे ही इलाके में पाया जाता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सामने से अपनी गाड़ी हटाओ और रास्ता दो। शिमरोज़ जुतई तैमूर खान को देखता हुआ बोला। उसने सच ही सुना था। सरदार इस्माइल खान का बेटा काफ़ी बदतमीज़ तबीयत का मालिक था, और फिलहाल वो उसके मुंह लगना नहीं चाहता था, इसलिए उसे गाड़ी हटाने का बोला। मेरे बाप से मिलने जा रहा है या फिर अपनी भांजी से? अपने भतीजे का कोई पैगाम तो नहीं पहुंचाना उसे? सुबह ही तो मुलाकात करके गया है वो कुत्ता। दिल नहीं भरा उसका मेरी होने वाली बीवी से, जबकि दूर आते तो वो उसके साथ गुजार भी चुका है। तैमूर खान गुस्से में शिमरोज़ जुतई को देखता हुआ बोला। उसके अल्फाज सुनकर शिमरोज़ जुतई को शदीद गुस्सा आया, जिस पर उसने तैमूर खान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वो कहीं से भी रुशाने के लायक नहीं था। शिमरोज़ जुतई जबड़े भींच कर तैमूर खान को देखता हुआ सोचने लगा। लोगों के हजूम में अपने मुंह पर पड़ने वाले तमाचे पर तैमूर खान गुस्से में बिना सोचे समझे शिमरोज़ जुतई के ऊपर फायर कर चुका था। वो अपनी मेहंदी लगे हाथों को गौर से देख रही थी। सुबह नाश्ते के बाद कुबरा खातून के हुक्म से उसे ज़ाले ने लगाई थी। उसके बाद ज़ाले ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि रुशाने कल से ही अपने कमरे में मौजूद थी। शाम का वक्त हुआ चला था। थोड़ी देर बाद उसका निकाह हो जाना था, जिसके बाद उसे अपने आप उस हस्ती को सौंपना पड़ता जिसे वो नापसंद करती थी। बेड पर बैठी हुई अपने मुतल्लिक सोच ही रही थी, तो उसे बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। रुशाना तजस्सुस के मारे कमरे में मौजूद खिड़की की तरफ बढ़ी ताकि मालूम कर सके कि क्या हो रहा है। वहाँ उसे मेन गेट से अंदर आता हुआ ज़ैगम दिखाई दिया, जो कि इस वक्त सख्त इश्तियाल में लग रहा था। गेट पर मौजूद पहरेदार इस्माइल खान के आदमी उसे अंदर आने से रोक रहे थे। तब उसने हाथ में मौजूद पिस्टल से हवा में फायर किया, जिससे सारे आदमी पीछे हो गए, यहाँ तक कि रुशाने भी डर गई। अब वो गुस्से में हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। उसी को देखकर रुशाने भी अपने कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हुई। तैमूर तैमूर खान बाहर निकल! ज़ैगम हॉल में आने के बाद गुस्से में जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर रुशाने समेत सभी एक एक करके अपने कमरे से बाहर निकल गए। ज़ैगम सरदार इस्माइल खान को देखकर उसकी तरफ बढ़ा। सरदार इस्माइल खान को चंद मिनट पहले ही इत्तला मिल गई थी कि तैमूर खान के चलने वाली गोली से शिमरोज़ जुतई हलाक हो चुका है। कहाँ छुपा कर रखा है अपने बेटे को? बाहर निकालो उसे। गुस्से में सुर्ख आंखों से ज़ैगम सरदार इस्माइल खान को देखता हुआ बोला। वो अभी भी खून में लुथड़ी हुई शिमरोज़ जुतई की लाश देखकर आ रहा था। वहाँ हवेली में एक क़यामत ख़ेज़ मंजर बरपा था। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे कबीले में फैल चुकी थी कि सरदार तैमूर खान ने शिमरोज़ जुतई की जान ले ली। तैमूर खान इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। तुम चाहो तो शिमरोज़ जुतई की मौत का बदला मुझसे ले सकते हो। सरदार इस्माइल खान की बात पर जहाँ कुबरा खातून ज़रीन और ज़ाले बेयकीनी से पूरी आंखें खोले सरदार इस्माइल खान की तरफ देख रही थी, वहीं रुशाने का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ चुका था। बराबर में खड़ी ज़ाले उसको ना थामती तो वो फर्श पर गिर पड़ती। मैं चाचू की मौत का बदला उसके सीने में गोली उतार कर ही लूँगा। जहाँ भी छुपाया है उसे बाहर निकालो। ज़ैगम सरदार इस्माइल खान पर गुस्से में सीखता हुआ बोला, और साथ ही पिस्टल की नार सरदार इस्माइल खान के सीने पर रख दी। सरदार इस्माइल खान के सीने पर तनी हुई पिस्टल देकर कुबरा खातून चीख कर मुलाजमों को बुलाने लगी, जबकि ज़रीन जल्दी से सरदार इस्माइल खान के आगे आकर खड़ी होगी। बड़े खान सच कह रहे हैं, तैमूर खान इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे आगे अपने बेटे और शोहर की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वो तुम इन दोनों को बख्श दो। ज़रीन सरदार इस्माइल खान के हटाने पर भी उसके आगे से नहीं हटी, बल्कि वह ज़ैगम के आगे हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी।
बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, मगर उस हवेली में सफ़े मातम भी चाहे तो यहाँ पर भी खुशी की शादियाने नहीं बच सकते। अगर तैमूर खान सच में यहाँ मौजूद नहीं है, मगर अपने बाप की मौत की खबर सुनकर वो यहाँ ज़रूर आएगा। ज़ैकम गुस्से में पागल हो रहा था जब उसने ज़रीन का बाजू पकड़कर उसे इस्माइल खान के आगे से धक्का देकर दूर हटाया। इससे पहले वो दोबारा इस्माइल खान के सीने पर बंदूक की नाल रखता रुशाना इस्माइल खान के आगे दीवार बनकर खड़ी होगी। हटो सामने से। रुशाना के मेहंदी लगे हाथों को देखकर वो मजीद तैश में आकर चीखा, जिस पर रुशाना नफी में सर हिलाने लगी। सरदार इस्माइल खान रुशाना को भी हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिली। इन पर गोली चलाने से पहले आपको मुझे जान से मारना होगा। रुशाने आंखों में आंसू भरे ज़ैकम को देखती हुई बोली। वो गज़बनाक तेवरों से रुशाने को घूरने लगा। यही उसकी हवेली थी, यहीं के लोगों की मोहब्बत उसके दिल में बसती थी। शिमरोज उदय की मौत का तो शायद उसे दुख भी नहीं हुआ होगा। अगर इस्माइल खान की जगह वो तैमूर खान का बचाव करता तो शायद वो तैमूर खान से पहले उसके सीने में गोली उतार देता। उसके सीने की आग अभी तक नहीं बुझी थी। वो हाथ में मौजूद पिस्टल नीचे करता हुआ वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। शक्ल क्या दे रख रहे हो तुम लोग, सब मिलकर काबू कर लो इसे। सरदार इस्माइल खान ने अपने मुलाजिम को हाथ से वहीं खड़े रहने का इशारा किया था, मगर ज़ैकम के वहाँ से जाता देखकर कुबरा खातून एकदम बोली। वो लोग ज़ैकम की तरफ बढ़े ही थे जब ज़ैकम ने छत पर टंगे फानूस पर फायर किया, जो कि ज़मीन बोस हुआ। वो सब वहीं रुक गए। रोशानी और जाले दोनों अपने कानों पर हाथ रखे खड़ी थी, जबकि सरदार इस्माइल खान अफसोस से कुबरा खातून को देख रहा था। मैं तैमूर खान को छोड़ूंगा नहीं। ज़ैकम गुस्से में कुबरा खातून को देखते हुए बोला और बाहर निकल गया, जबकि ज़रीन वही फर्श पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे मार लें पीट लें, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूँगी अम्मा हजूर, आपकी तरबियत की वजह से मेरा तैमूर खान कातिल बना है। ज़रीन रोती हुई कुबरा खातून को देखकर बोली, जबकि रुशानी और जाले मलामत भरी नज़रों से कुबरा खातून को देखने लगी। सरदार इस्माइल खान वहीं खामोश खड़ा हुआ था। यूँ आंखें फाड़कर, मुझे मत देखो, लेकर जाओ इसे कमरे में। कुबरा खातून करख्त लहजे में रुशानी और जाले को देखती हुई बोली तो वो दोनों ही फर्श पर बैठ कर रोती हुई ज़रीन को उठाकर कमरे में ले जाने लगी। राशिद, नुशाद, फ़ौरन तैमूर खान का पता लगाओ कि उस वक्त वह कहाँ मौजूद है, उससे खबरदार कर दो। तब तक मामला ठंडा ना हो जाए, वह हवेली में कदम ना रखे। कलेजा ठंडा किया है आज मेरे शेर ने मेरा। ज़रियाब खान का बदला आज पूरा हुआ। कुबरा खातून अपने ख़ास मुलाजिमों को हुक्म देती हुई तफक्कुर से बोली तो सरदार इस्माइल खान अपनी माँ को देखने लगा। ये वक्त शक्ल देखने का नहीं, इस्माइल खान मेरे कमरे में आओ ताकि कुछ सिला मशवरा किया जाए। कुबरा खातून सरदार इस्माइल खान को बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। आप शिमरोज जो थे आप मौत को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। ज़ैकम के अलावा रिमशा और दोनों बच्चे भी हवेली में मौजूद, बल्कि दिल अवेज, बलवर्षा और आरजू भी हफ्ते भर से वहीं पर थी। फिरोज उदय ने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया था, मगर तैमूर खान कहाँ पोशीदा था उसके आदमी अभी तक मालूम नहीं कर सके थे। शमशेर जतोई अपने बेटे की मौत के गम में आत्ममुआसा हो गया था, लेकिन आज जिरगा बैठाया गया था बहुत हिम्मत करके। शमशेर जतोई फ़िरोज़ जतोई के साथ वहाँ पहुँचा था। उन्होंने शमरोज़ जतोई के खून के बदले तैमूर खान का सर मांगा था, मगर चूंकि तैमूर खान मंजर से ही गायब था तो सरदार इस्माइल खान ने इन लोगों को पैसों की पेशकश की थी, जिसे रद्द करते हुए फ़िरोज़ जतोई ने उनसे खून बहा में रुशाने को मांगा। वापस हवेली आकर जब यह खबर फ़िरोज़ जतोई ने हवेली में मौजूद सब लोगों को सुनाई तो रिमशा ना सिर्फ बुरी तरह चौंकी, बल्कि ज़ैकम सांस लेना भूल गया। उसे अपने जिस्म का खून खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। बहुत मुश्किलों से वो बोलने के काबिल हुआ। ये क्या बोल रहे हैं बाबा, सही आप लोगों ने उनकी पेशकश कबूल कैसे कर लिया? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा चाचू का यूँ इस तरह रायगा नहीं जाएगा। खून का बदला सिर्फ खून होगा। ज़ैकम इस फैसले से इख्तलाफ करके फ़िरोज़ जतोई को मुखातिब करता हुआ बोला, तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि मैं अपने छोटे भाई का खून माफ़ कर दूंगा? मैं तो उन सरदारों की नस्ल को ही जड़ से ख़त्म कर दूंगा। सरदार इस्माइल खान ने पेशकश पैसों की थी, तब मैंने रकम के बदले खून बहा में रुबाब की बेटी को मांगा। एक बार रुबाब की बेटी इस घर में असद की बीवी के तौर पर आ जाए तो फिर इस तैमूर खान को भी बाद में देख लूँगा। फ़िरोज़ जतोई ज़ैकम को समझाता हुआ बोला, गुस्ताखी माफ़ में फ़िरोज़ भाई, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरा बेटा असद रुबाब की बेटी से छोटा है, ना मैं उससे बेजोड़ शादी के हक़ में हूँ, ना ही खून बहा के इस फैसले के हक़ में। जाने वाला तो इस दुनिया से चला गया। अब आप लोग उसके बदले में अपनी ही बेटी की बेटी को इस घर में लाएंगे, वो भी बदले के लिए। वैसे भी एजाज भाई मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। कल शाम तक मेरी और बच्चों की शहर के लिए रवानगी है। रिमशा, जो कि खामोशी से सारी बात सुन रही थी, फ़िरोज़ जतोई की बात सुनकर उसके फैसले से इनकार करके हवेली से अपने जाने का फ़ैसला सुनाते हुए बोली, तो तुम्हें कौन कह रहा है कि रुबाब की बेटी को तुम बहू के रूप में कबूल करो? कल असद का उससे निकाह कर दिया जाएगा। इसके बाद बेशक तुम लोग चले जाना। रुबाब की बेटी यहीं रहेगी हवेली में। 4 लोगों में बैठकर फैसला किया जा चुका है, इसमें अब रद्दो-अमल कैसे मुमकिन हो सकती है? शमरोज़ जतोई अपनी छोटी बहू को देखकर उसे समझाता हुआ बोला। रिमशा ज़ैकम के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखने लगी, जो कि अब बिल्कुल खामोश खड़ा था। यानी मैं अपने बेटे का निकाह रुबाब की बेटी से करवाकर उस बेकसूर लड़की को यहाँ इस हवेली में छोड़कर चली जाऊँ और वह सारी ज़िंदगी यहाँ पर असद के नाम पर बैठी रहे? बाबा सही ज़रा सोच समझ कर जवाब दें। ये दुश्मनी आप किसके साथ निकाह रहे हैं, इन सरदारों के साथ या फिर अपनी बेटी के साथ? शमशेर जतोई को देखती अफसोस से पूछने लगी,
तौबा करो बीबी, कैसे बुजुर्ग के आगे गज भर की ज़ुबान चला रही हो। शोहर मरा है तुम्हारा और यही उसके बाप हैं जिनका हुक्म मानने से तुम इनकार कर रही हो। शोहर के मरने के बाद रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते और जिरगे में जो फैसला एक बार हो जाए उसे पीछे हटना अपनी बेइज्जती करने वाले के मुतारफ है। रिमशा को बोलता देख शमाला भी मैदान में उतर कर अपने नंबर बढ़ाने लगी। भाभी, शमरोज़ के वालिद मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं हक बात कहने से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे मेरे शोहर के मरने के बाद उनसे जुड़े रिश्तों की कदर नहीं है या मेरे इस फैसले की नामंजूरी पर इस ख़ानदान की ना कर सकती है, तो फिर आप ज़ैगम का निकाह बाप की बेटी से करवा दें। ये तो बेजोड़ रिश्ता भी नहीं कहलाएगा। बाबा साईं, आप मेरी बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। रिमशा कशमाला से कहती हुई आखिर में शमशीर जतई को देखकर बोली। ज़ैगम रिमशा की बात पर चौंक कर उसे देखने लगा, जैसे रिमशा की बात ने ज़ैगम के बेजान वजूद में जान फूंकी हो, मगर वो अभी भी खामोश खड़ा था। अरे वाह बीबी, तुम तो अपना बचाव करके अपना सारा मलबा मेरे सर पर डाल रही हो। कशमाला चमक कर बोली, साथ ही खूनख्वार नज़रों से रिमशा को घूरने लगी। आपको मेरी बात इतनी बुरी क्यों लग गई भाभी? अगर असद रुशाने की शादी में कोई मजाक नहीं है तो फिर ज़ैगम के साथ रुशाने की शादी में कैसा मसला? आप इस ख़ानदान की बड़ी बहू हैं, 4 लोगों के बीच में किए गए फैसले अपने ख़ानदान की इज्जत और वक़ार का अच्छी तरह समझ सकती होंगी। प्लीज़ भाभी, बड़ेपन का सबूत दें, रुशाने और ज़ैगम का निकाह होने दें और अपनी नंद की बेटी को सच्चे दिल से इस घर की बहू तस्लीम कर ले। रिमशा के मजीद बोलने पर कशमाला का दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले, मगर जब्त करके खामोश रही। ज़ैगम के लिए फ़ैसला करने वाली उसकी माँ कौन होती है? ये मेरा पोता है, अभी मैं जिंदा हूँ इसका फ़ैसला करने के लिए। शमरोज़ ने तो हमेशा से ही अपनी चलाई है, तो फिर मैं उसकी बीवी बच्चों से भला क्या तवक्का रखूँ? ज़ैगम और रुबाब की बेटी का निकाह होकर वो ज़ैगम की बीवी की हैसियत से इस हवेली में आएगी। शमरोज़ उतई के फ़ैसले पर सब उसकी तरफ देखने लगे। फिरोज़ उतई बिल्कुल खामोश था, जबकि कशमाला ने नागवार ना गुजरे रिमशा को देखा और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। जबकि रिमशा के चेहरे पर सुकून था, वो मुतमईन अंदाज में हैरान और परेशान खड़े और ज़ैगम को देखने लगी, फिर खुद भी अपने कमरे में चली गई। चाचिया, आपने ऐसा सबके सामने क्यों कहा? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ज़ैगम रिमशा के कमरे में आते ही उसे पूछने लगा, क्या वो भी शमरोज़ उदय की तरह उसके दिल की बात जानती थी? क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें ज़ैगम? पापा साईं असद से रुशाने का निकाह पढ़वा रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, या फिर रुशाने को इस हवेली में सारी ज़िंदगी असद के नाम पर ज़िंदगी गुजारते देखना समझ में आ रहा तुम्हें? रिमशा ज़ैगम को देखते हुए पूछने लगी, तो ज़ैगम ने बेसाख्ता उससे नज़रें चुराई, यानी वो भी रुशाने से उसकी पसंदीदगी के बारे में जानती थी। तुम्हें मालूम है ना ज़ैगम, उस दिन शमरोज़ इस्माइल खान के पास तुम्हारी और रुशाने की शादी की बात करने के लिए जा रहे थे। यूँ मुझे हैरत से मत देखो, शमरोज़ शौहर थे मेरे, वो मुझसे हर बात शेयर करते थे। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि तुम रुशाने को पसंद करने लगे हो। वहाँ जाने से पहले उन्होंने मुझे खुद मोबाइल पर कॉल करके अपने जाने का बताया था। शमरोज़ भी यही चाहते थे कि रुबाब की बेटी इस हवेली में तुम्हारी बीवी की हैसियत से वापस आ जाए, मगर रुशाने को यहाँ लाने का जवाज़ वो खुद बन जाएंगे, इसका तो उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था। आखिरी बात पर रमशा की आवाज़ रंध गई और ज़ैगम का दिल अफसरदा हो गया। मुझे मालूम है कशमाला भाभी इस वक्त मुझसे सख्त खफा होंगी, पापा साईं भी खफा होंगे, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे होने दो ज़ैगम, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े वक्फे के बाद रमशा ज़ैगम से दोबारा बोली तो वो खामोशी से रमशा को देखने लगा। उस वक्त ज़ैगम के अपने दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। वह खुद भी अपनी इस कैफियत को समझने से वालातर था। कोई और वक्त होता तो अपनी ज़िंदगी में रुशाने के आने पर खुशी से झूम उठता, क्योंकि रुशाने उसकी बिन मांगी दुआ थी। उसने रुशाने को दिल से ख्वाहिश की, मगर खुदा से मांगा नहीं था। वो उसे बिन मांगे मिल रही थी, मगर फिर भी उसका दिल अंदर से उदास था, शायद शमरोज़ जुदाई की जुदाई पर या फिर ज़रीन की बात पर कि वो बचपन से तैमूर खान को पसंद करती है। वो गौर से अपने हाथों में मौजूद मेहंदी को देख रही थी, जिसका रंग अब फीका पड़ चुका था। थोड़ी देर पहले उसका ज़ैगम जदोई से निकाह हो चुका था। कुबरा खातून ने अपने पोते की ज़िंदगी बचाने के लिए उसको कुर्बान होने के लिए पेश किया था। अभी चंद मिनट पहले कुबरा खातून ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे सलामती की दुआएं देकर अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि ज़रीन और ज़ाले रुशाने के पास उसके कमरे में मौजूद थी। क्या हुआ रुशाने, तुम परेशान हो? ज़ाले की बात सुनकर रुशाने उसे देखने लगी। परेशान नहीं हूँ, खौफज़दा हूँ, रुशाने ज़ाले को देखते हुए बोलने लगी। क्या उसे मालूम नहीं था कि खून बहा में जाने वाली लड़कियों की सलूक की मुस्तहिक होती हैं? खौफज़दा तो तुम्हें जब होना चाहिए था बच्चे, जब तुम मेरी बहू बनती। ज़रीन फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तो रुशाने खामोशी से ज़रीन को देखने लगी, जबकि ज़ाले बेड से उठकर बड़े से बैग में रुशाने के कपड़े, किताबें, ज़रूरत की दूसरी अशिया रखने लगी। रुबाब तुम्हें पैदा करके चंद घंटे बाद ही गुजर गई थी, तो उससे मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझ कर पाला। जब तुमने कहा कि तुम्हें खान से डर लगता है, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तब मैंने दिल से तुम्हारे हक में दुआ मांगी थी, और ये भी कि कोई मौजज़ा हो जाए, मेरी फूल जैसी बेटी को कोई शहज़ादा कर ले जाए। ज़रीन रुशाने को देखते हुई ही बताने लगी, तो रुशाने ने ज़री के कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझे ज़ैगम से डर लग रहा था इमा, वो शमरोज़ मामू से बहुत प्यार करते थे, आपने उस दिन देखा था ना, उनकी आंखों में गुस्सा। रुशाने अपने महसूसात ज़रीन से शेयर करती हुई बोली। उस गुस्से पर मत जाओ बच्चे, मैंने उसकी आंखों में उभरता हुआ एक और जज्बा भी देखा है। ज़रीन की बात सुनकर रुशाने
نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ ضالع بھی چونک کر زری کو دیکھنے لگی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں میں۔ جو جذبہ اس کی آنکھوں میں اس وقت امڑ رہا تھا اور مجھے پورا یقین ہے وہ جذبہ اس کے غصے پر کبھی بھی حاوی نہیں رہے گا۔ زرین کو وہ دن یاد آیا جب زیغم رشانے کے لیے حویلی آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور بے قراری صرف اور صرف رشانے کے لیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج زیغم سے رشانے کے نکاح پر زرین اندر سے مطمئن تھی۔ رشانے زرین کو مزید کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی تائی ماں نے زیغم کو کب اتنے قریب سے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کا حال جان گئی۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تم فضول کی سوچیں پال کر کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ زالع اس کا بیگ ایک سائیڈ میں رکھ کر رشانے کے پاس آتی ہوئی اس سے بولی۔ اگر میں فضول میں سوچ رہی ہوں تو وہ دو بول پڑھوا کر فوراً نہ چلے جاتے۔ زالع کی بات سن کر رشانے کے دل میں ایک موجود شکوہ زبان پر آیا، کیونکہ ملازمہ کے مطابق نکاح کے بعد شمشیر جوتوئی اور فیروز جوتوئی اپنی گاڑی میں واپس حویلی جا چکے تھے، جبکہ زیغم ان دونوں سے الگ دوسری گاڑی میں جا چکا تھا۔ اب اس وقت صرف ڈرائیور موجود تھا جو کہ رشانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح کا برتاؤ اسے آنے والے وقت کا پتہ دے رہا تھا۔ تبھی رشانے اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس قبیلے کی عورتوں کو۔ تم بھی زیادہ محسوس نہیں کرو۔ اے روشی، اپنی تائی ماں کو تو یاد کرے گی نا یہاں سے جانے کے بعد؟ زرین کے یوں اچانک پوچھنے پر رشانے اس کے گلے لگی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے تمہارے بیگ میں کپڑے کتابوں کے ساتھ تمہارا موبائل بھی چھپا کر رکھ دیا ہے۔ زیادہ نہیں، ہفتے میں ایک بار جب بھی موقع ملے صرف 5 منٹ کے لیے مجھے یا آنٹی کو اپنی آواز سنایا کرنا۔ ہمیں اطمینان رہے گا کہ تم وہاں خیریت سے ہو۔ زالع اپنی آنکھوں سے آئی ہوئی نمی کو صاف کرتے ہوئے رشانے کو بولی تو رشانے اب زالع کے گلے لگ گئی۔ اس کے جانے کے وقت سردار اسماعیل خان کافی چپ تھا۔ اس نے اور زرین نے رشانے کو ڈھیر ساری دعاؤں کے حساب میں اپنی حویلی سے رخصت کیا۔ وہ ایک حویلی سے رخصت ہو کر ڈرائیور کے ہمراہ دوسری حویلی جانے لگی، جو کہ اس کا ننیال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سسرال بھی تھا۔ اتنے دنوں بعد کیوں چکر لگایا ہے نشاط؟ تیمور خان 10 دنوں سے شہر میں اپنے دوست کے فارم ہاؤس پر قیام پذیر تھا۔ نشاط کو وہاں آتا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ فیروز جوتوئی نے اپنے بندے چاروں طرف چھوڑ رکھے ہیں خان، ابھی بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہر طرف نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نشاط اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ جلدی سے خبر دو، فیصلہ کیا سنایا گیا ہے جرگے میں؟ تیمور خان صوفے پر بیٹھا ہوا بے چینی سے نشاط سے پوچھنے لگا۔ اس دن شمروز جوتوئی پر اس نے ارادہ باندھ کر گولی نہیں چلائی تھی، بلکہ اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے غصے میں گولی چل گئی تھی۔ چونکہ وہ دشمن تھا اس لیے تیمور خان پشیمان ہرگز نہیں تھا۔ تب سے اس کا اپنی حویلی اور وہاں کے ہر فرد سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ چھوٹے خان، وہ انہوں نے آپ کے بدلے چھوٹی بی بی کو خون بہا میں مانگا تھا۔ کل ہی رشانے بی بی کا نکاح زیغم جوتوئی سے ہوا ہے۔ نشاط ہچکچاتا ہوا بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چھوٹی بی بی سے اس کے خان کی شادی ہونے والی تھی۔ جبکہ یہ خبر سن کر تیمور خان ایک دم طیش میں آ گیا۔ صوفے سے اٹھ کر اس نے نشاط کا گریبان پکڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی حضور میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تیمور خان غصے میں زور سے دہاڑا۔ یہ خبر سن کر اسے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑے خان نے ان لوگوں کو پیسوں کی پیشکش کی تھی اور اس زمین کی بھی پیشکش کی تھی جس کو لے کر آپ لوگوں کا برسوں سے تنازع چل رہا تھا، مگر وہ لوگ رشانے بی بی کی ہی شرط پر راضی ہوئے۔ نشاط تیمور خان کے غصے کو دیکھ کر ہاتھ جوڑتا ہوا اسے بتانے لگا۔ تیمور خان نے نشاط کا گریبان چھوڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں ان باپ بیٹوں کو۔ تیمور خان کی برداشت جواب دے گی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ خان میری بات سنیں۔ بی بی صاحب یعنی کبریٰ خاتون نے خاص آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو چند دنوں تک مزید یہیں رہنا ہے، کیونکہ ابھی بھی خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ان لوگوں کی زبانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نشاط ہانپتا ہوا تیمور خان کے سامنے آیا اور ہاتھ جوڑ کر تیمور خان سے التجا کرنے لگا۔ بہت بڑا وار کیا ہے اس زیغم جوتوئی نے میرے اوپر۔ چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ تیمور خان ضبط کرتا ہوا اپنے آپ سے بولا۔ وہ کمرے موجود لکڑی کی تخت پر لیٹی ہوئی اس وقت بخار میں چل رہی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں پوری طرح سوجے ہوئے تھے۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا اسے حویلی میں آئے ہوئے۔ رشانے کو وہ دن یاد آیا جب اس نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ اس حویلی میں اسے اپنی حیثیت کا اسی دن اندازہ ہو گیا تھا۔ شانوں نے اسے زیغم کے کمرے میں پہنچا دیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد کشمالہ غصے میں زیغم کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور غضبناک نظروں سے رشانے کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ رشانے سہم کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رشانے اسے دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ وہ اس کی بڑی مامی ہے، کیونکہ شمروز جوتوئی کے پاس البم میں کشمالہ کی بھی تصویریں موجود تھیں۔ رشانے کے سلام کے جواب میں کشمالہ اسے بالوں سے کھینچ کر نہ صرف زیغم کے کمرے سے باہر لے کر آئی تھی، بلکہ اس کو بالوں سے پکڑ کر سیڑھیاں اترتے ہوئے رشانے کو نیچے لے کر آئی اور ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے لا پھینکا تھا۔ کشمالہ رشانے پر صاف لفظوں میں واضح کر چکی تھی کہ وہ خون بہا کے بدلے میں یہاں آنے والی لڑکی ہے۔ اسے زیغم کے کمرے میں رہنے کے خواب ہرگز نہیں دیکھنے چاہیے۔ کشمالہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کروائے گی۔ کشمالہ رشانے کا حسن دیکھ کر اندر سے بری طرح جل گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ زیغم جیسے بچپن میں رباب کا دیوانہ تھا، ویسے ہی اب وہ اس کی بیٹی کا بھی دیوانہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے رشانے کو کڑے لفظوں میں تنبیہ کی تھی کہ وہ زیغم سے اپنا چہرہ
छुपाए। रुशाने को देख देख कर उसका खून खोल रहा था, इसलिए अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए उसने रुशाने के सामने रुबाब को गालियाँ देना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। रुशाने सारी रात कशमाला के अल्फाज याद करके रोती रही थी, जो अब अल्फाज कशमाला ने उसकी मरी हुई माँ के बारे में इस्तेमाल किया था। रुशाने का बैग कशमाला के कहने पर उसी कमरे में रखवा दिया गया था, जो कमरा रुशाने को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। वह कमरा कहीं से भी आलीशान हवेली का हिस्सा मालूम नहीं होता था, जहाँ एक लकड़ी का तख्त, एक पलंग और लकड़ी की बसीदा अलमारी के सिवा कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर उसकी शमशेर जतोई, फिरोज जतोई यानी अपने नाना और मामू से मुलाकात हुई थी। शमशेर जतोई के कहने पर ही उसे नाश्ते की टेबल पर बुलाया गया था। उसे हवेली के कुछ असूल और चंद हदायत दी गई थी। वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती थी, उसे कहीं अकेले आने जाने की इजाज़त नहीं थी, खासकर सरदारों की तरफ से कत्ल ताल्लुक का हुक्म दिया गया था। हाँ, हवेली के अंदर वो जैसे चाहे अपनी मर्जी से रह सकती है। कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो बिला झिझक इन लोगों से कह सकती है। ये सब कुछ उसे फिरोज जतोई ने कहा था। शिमरोज जतोई और फिरोज जतोई का रवैया अगर बहुत ज़्यादा अपनायत भरा नहीं था, तो इतना बुरा भी नहीं था। रुशाने वहाँ टेबल पर मौजूद कशमाला को देखती हुई सोचने लगी। मगर कशमाला को काटदार नज़रों से अपनी तरफ देखने पर उसने नाश्ते के दौरान दोबारा कशमाला की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। दूसरा दिन तो यूं ही गुजर गया। तीसरे दिन भी जब उसे जैगम नजर नहीं आया, तो रुशाने ने डरते डरते बहुत हिम्मत करते हुए किचन में काम करते हुए शानों से जैगम के बारे में पूछा, मगर उसकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि इस वक्त किचन में आते हुए कशमाला उसके मुँह से जैगम का नाम सुन चुकी थी। जैगम का नाम मुँह से लेने पर कशमाला ने उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया था। उसे जख्म का नाम लेने पर कशमाला ने बेशर्मी और बेहयाई के ताने भी दिए थे। रुशाने कशमाला का मिजाज देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसकी सास काफ़ी दिकियानूसी, गुस्से वाली और सख्त गिर खातून है। बाद में शानों ने उसे कमरे में आकर बताया था कि जैगम सही निकाह के फ़ौरन बाद अपनी चची और शिमरोज साई के बच्चों के साथ शहर चले गए थे, और वो शहर में ही होते हैं। शानों की बात सुनकर रुशाने खामोश हो गई थी।